वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एंड आज से हम लोग एथिक्स के सबसे लास्ट सेगमेंट में प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस इस टॉपिक में इंटर कर रहे हैं। ये एथिक्स का सबसे लास्ट सेगमेंट है। इसके साथ ही हमारी इस टॉपिक के साथ ही जब ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तो उसके साथ हमारी एथिक्स की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लगभग समाप्त हो जाएंगी और उसके बाद फिर हम लोग केस स्टडी की ओर मूव कर जाएंगे। ओके, तो आज जो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया को लेकर के इंटरनेशनल स्तर पर प्रोबेबिलिटी के कंटेक्स्ट में क्या इमेज है, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे हम गवर्नेंस में प्रोबेबिलिटी को सिक्योर कर सकते हैं। ये सारे डायमेंशंस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक में एंटर करते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी। एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी मतलब किसी भी कंडीशन में सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं करना, यही क्या है? प्रोबेबिलिटी है। इट मींस हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, और इसी को कह सकते हैं कि अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस, मतलब जो नैतिकता के मानक हैं, मूल हैं, वो काफी उच्च होने चाहिए। वही क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। एंड द फेमस एग्जांपल ऑफ इट इज लाल बहादुर शास्त्री लोन रीपेमेंट। जब लाल बहादुर शास्त्री ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन ही टुक अ लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने टू बाई अ कार एंड आफ्टर हिट डेथ पंजाब नेशनल बैंक ने जैसे इनकी मृत्यु उसी समय तुरंत ही, अभी काफी दिन नहीं हुए थे, इनके वाइफ को, ललिता शास्त्री जी को, ये लेटर भेजा कि यू हैव टू रीपेमेंट द लोन अमाउंट ऑफ 5,000। एंड ललिता शास्त्री ने बिना किसी देरी के जैसे उन्हें मिला, ही वॉज इन अ वेरी डीप सॉरो। बहुत दुख की बात थी कि तुरंत ही उनके पति का देहांत हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह दुख मनाने से ज़्यादा जरूरी है कि मैं अपने जिम्मेदारियों को, मेरे पति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एट अ सडन, तत्काल रूप से उसको फुलफिल करूं। तो उन्होंने तुरंत ही अपने कुछ गहने थे उसको बेचा और पंजाब नेशनल बैंक का जो 5,000 का लोन था उसको रीपेमेंट किया। तो ये क्या दिखाता है? इट शोज प्रोबेबिलिटी इन हर नेचर, कि उनके नेचर में कितनी प्रोबेबिलिटी थी, कितनी इंटेग्रिटी थी, सत्यनिष्ठा थी कि नहीं, मेरे पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मैं कितने भी दुख में होंगी, लेकिन अगर मेरे पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे मुझे फुलफिल करना ही है। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। adherence to ethical standards, fairness, transparency and accountability in decision making. Probability in governance क्या है? Adherence to ethical standards, जो भी ethical standards माने गए हैं गवर्नेंस के लिए उसको क्या करना? फॉलो करना। फेयरनेस रखना, डिसीजन मेकिंग में निष्पक्षता रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना एंड अकाउंटेबिलिटी, जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए खुद को अकाउंटेबल भी बनाना कि अगर यह डिसीजन गलत होता है तो आई विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। ओके, तो ये क्या है? यही है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। ओके, जैसे इसका एक फेमस एग्जांपल है आईपीएस नरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ही ये थे, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ विथ फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल माइनिंग माफियाज। इनको बार बार थ्रेट मिल रहे थे कि आप उधर अगर इलीगल लैंड माफिया, सैंड माफिया पर एक्शन लोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ही अप्रोच टू द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी, ऑल्दो ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर देयर। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उन माफियाओं के, जो कि बहुत बड़े हैवी पॉलिटिकल कनेक्शन से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ एक्शन लगातार लेते रहे टू सिक्योर जस्टिस एंड फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। एंड फाइनली क्या हुआ कि लैंड माफियाओं ने इनको गोली मार दी। तो इन्हें पता था कि मुझे मारा जा सकता है, क्योंकि बार बार इनको थ्रेट मिल रहे थे, फिर भी इन्होंने अपने डिसीजन से समझौता नहीं किया, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट इनका डिसीजन था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये इंटेग्रिटी को, सत्यनिष्ठा को सिक्योर करें। एंड ही डिड इट। तो मारे गए, लेकिन अपने नियमों से, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही क्या है? यही है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। ओके, देन वी कम्स कंपोनेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी।
गवर्नेंस में प्रोबेबिलिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है कि गवर्नेंस में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या शामिल है? ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनेस्टी, डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट में प्रोबेबिलिटी है, गवर्नेंस में अगर प्रोबेबिलिटी सिक्योर करनी है, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो हम कहेंगे यस देयर इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। और अगर इनमें से कोई भी चीज लैकिंग कर रहा है, कम है, तो कहेंगे कि यस देयर इज लैकनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, तो सबसे पहला आते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे। अब ऑब्जेक्टिविटी का एक बहुत फेमस एग्जांपल है आईएएस रजनी शिकारी सिब्बल। ये हरियाणा कैडर की आईएएस थी। तो जब 1999 2011 का 2000 का टाइम था, तो इनको हरियाणा में एक एग्जाम हुए टीचर अपॉइंटमेंट को लेकर के, जूनियर टीचर्स के लिए। तो इनके पास जो मेरिट लिस्ट थी, बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी। तो इन्होंने जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई, जो अच्छा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने नाम तय किया। अब इसके बाद उन्होंने मेरिट लिस्ट बना करके रखा। अचानक से हरियाणा के जो सीएम हैं, देन ही वाज द सीएम, कौन? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला का कॉल आता है कि वो जो लिस्ट आपने तैयार करी है उसमें क्या करने हैं? कुछ नाम को हटाना है एंड कुछ नए नाम उसमें ऐड करने हैं। तो वो आप सभी को पता है कि ओम प्रकाश चौटाला को इसी जजमेंट में, इसी केस में जेल की सजा हुई थी। तो उन्होंने क्या किया? आईएएस रजनी शिकारी सिब्बल को संदेश भिजवाया, बट शी रिफ्यूज्ड टू अल्टर द मेरिट लिस्ट। इन्होंने कहा नहीं, मैं उसमें मेरिट लिस्ट में जिन्होंने जो अपने मेहनत से टीचर बनेंगे वही मेरिट लिस्ट रहेगा, मैं उसमें कोई अल्टर नहीं होने दूंगी। और इन्हें पता था कि इनके यहां से मेरिट लिस्ट चुराया जा सकता है या इनसे जबरदस्ती छीना जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि उस मेरिट लिस्ट को अपने अलमीरा में रखा। और किस अलमीरा में? जिसमें कि वो अपने चूड़ियां और साड़ियां रखी हुई थी, उसके अंदर छुपा करके वो मेरिट लिस्ट रख दिया। तो इनके घर की बाद में फिर पता चला कि इनके घर में आए थे तलाशी लेने वाले, तलाशी लिया, लेकिन वो मेरिट लिस्ट मिला नहीं फाइनली, क्योंकि इन्होंने बहुत सिक्योरिटी के साथ उसको छुपा रखा था। और फाइनली इन्होंने वो रियल वाली मेरिट लिस्ट जारी करवाई। अब इनको हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन यह क्या दिखाता है? इनकी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता की। तथ्य क्या कहता है कि ये लोग मेरिट के साथ आए हैं, तो जो मेरिट के साथ आए हैं वही टीचर बनेंगे, हम इसमें कोई हेरफेर नहीं होने देंगे। इसी केस में फाइनली ओम प्रकाश चौटाला को जेल की सजा हुई। एज ए सीएम उनके द्वारा एक करप्शन किया गया। तो यह दिखाता है कि एक सिविल सर्वेंट में क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है, जो क्या सिक्योर करता है? प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस सिक्योर करता है। नेक्स्ट वन इज फेयरनेस। फेयरनेस का एग्जांपल क्या है? आईएएस प्रदीप कांसी, ये भी हरियाणा कैडर के आईएएस थे, प्रदीप कांसी। ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 2015 का ही इनका मामला है। 2015 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे एंड इनके पास फाइल आई कि एक सड़क बनाने के लिए आपको उस पर साइन करने हैं, और जो टेंडर जिसको दिया जा रहा था वो एक्चुअली टेंडर डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसके पॉलिटिकल लिंकेज थे। तो अब ऊपर से इनको पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस थे उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी कि आप टेंडर उन्हीं को दो। बट ही रिफ्यूज्ड। इन्होंने कहा कि नहीं, जो टेंडर में सबसे ईमानदारी से और सबसे बेस्ट जिनका टेंडर होगा उन्हीं को आई विल सिक्योर टेंडर, एंड टेंडरिंग में पूरा काम फेयरनेस के साथ होगा। इनको इनके 30 साल के करियर में 15 से अधिक बार ट्रांसफर किया गया, मतलब लगातार ट्रांसफर होते रहे इनके, लेकिन ही डिड नॉट कंप्रोमाइज विथ फेयरनेस, एंड इससे क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी सिक्योर हुआ गवर्नेंस में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर
आपके पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट है, तो उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं? अगर उस समय आपने पब्लिक इंटरेस्ट को फोकस किया, उस पर ध्यान दिया, तो प्रोबेबिलिटी सिक्योर होगा। लेकिन अगर आपने पर्सनल इंटरेस्ट पर ध्यान दिया तो प्रोबेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल ऑफ इट इज जस्टिस ए के गांगुली। जस्टिस ए के गांगुली जब 2G स्पेक्ट्रम केस आया था 2008-2009 में, तो 2G स्पेक्ट्रम केस में इनके पास वो फैसला आया कि यही जज बनेंगे, 2G स्पेक्ट्रम केस का जजमेंट करेंगे। लेकिन इन्होंने देखा कि इनके कुछ पर्सनल स्टेक्स, मतलब कुछ रिलेशंस में जो लोग थे वो इस स्कैंडल में शामिल थे। तो इन्होंने खुद ही कहा कि नहीं नहीं, आई विल नॉट हियर द जजमेंट और हियर द केस बिकॉज देयर इज पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ माइन इन इट। इन्होंने कहा नहीं, मेरे कुछ जान पहचान के लोग इस केस में शामिल हैं, इसीलिए मैं यह केस नहीं सुनूंगा, और खुद को उस केस से अलग कर लिया। तो यह क्या सिक्योर करता है कि जस्टिस ए के गांगुली ने क्या दिखाया? मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर डिसीजन लेने से खुद को अलग कर दिया। नहीं, यह केस किसी और जज को दिया जाए, मुझे नहीं दिया जाए, क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार इस केस में शामिल हैं, तो मुझ पर पक्षपात का आरोप लग सकता है। तो इन्होंने क्या सिक्योर किया? मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इससे क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस आया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम सभी जानते हैं कि T.N. Seshan, he was chief election commissioner in 1990 to 1995, 1996, 1990 से 95-96 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इतने स्ट्रांगली अपहोल्ड किया कि इनके टेन्योर में पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कुछ भी फ्रॉड करने से कांपती थी कि अगर कुछ भी गलत तरीके से इलेक्शन करवाया तो ये क्या करेंगे? इलेक्शन रद्द करवा देंगे और हमें बैन करवा देंगे। तो ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति इनका कमिटमेंट था, डेडिकेशन था, जिसने कि इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट को पावरफुल बनाया और देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिक्योर किया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज थे वो सिक्योर हुए और इससे प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस सिक्योर हुआ। नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी। मेजर IPS HPS अहलुवालिया, ही वॉज एन इंडियन आर्मी मेजर, एंड मेजर के पोस्ट से हटने के बाद इन्होंने IPS कैडर इनको मिला। ठीक है। मेजर से इनको ट्रांसफर कर दिया गया पुलिस डिपार्टमेंट में, इन्होंने वॉलंटरी ट्रांसफर ले लिया, तो इनको IPS बनाया गया। एंड एज एन IPS इनको CRPF का हेड बनाया गया। वहां पर फाइनेंशियल, जो CRPF के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते थे उसको देखरेख करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर दी गई। एंड इन्होंने देखा कि CRPF के फाइनेंशियल अकाउंट्स में मिसमैनेजमेंट है, मतलब पैसा आता है उसका अच्छे तरीके से अकाउंटिंग नहीं की गई है, कहां कहां पैसा खर्च किया गया है बहुत अच्छे तरीके से वहां पर दिखाया नहीं गया है। तो इन्होंने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को क्या किया? रिवील किया कि देखिए CRPF के पास जो पैसा आ रहा है वो कुछ लोग हड़प रहे हैं, यहां पर करप्शन हो रहा है। एंड फाइनली इनके इस रिविलेंस के बाद CRPF का जो फाइनेंशियल ऑडिट होता था वह वहां से हटा करके एंड एक अलग बॉडी को दे दिया गया। तो उसके बाद से CRPF में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सिक्योर हुई। ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? इनकी ऑनेस्टी। इनको क्योंकि फाइनेंस से जुड़े हुए थे, अगर थोड़ा सा चाहते तो बहुत ज्यादा पैसा इनको ऑफर कर दिया जाता, बट ही डिनाइड। इन्होंने कहा नहीं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ भले हूं लेकिन किसके साथ काम करनी है? ऑनेस्टी के साथ। तो इस तरीके से CRPF के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी आई और इससे प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस सिक्योर हुआ। नेक्स्ट वन इज डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज में जब भी नाम आता है तो आर्मस्ट्रांग पामे का नाम बहुत जरूर आता है, मणिपुर कैडर के IAS ऑफिसर। एंड पब्लिक सर्विसेज के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि इन्हें लगा कि हम जहां ड्यूटी कर रहे हैं, जहां पर हम IAS ऑफिसर हैं, वहां 100 किलोमीटर की एक सड़क की जरूरत है। ही आस्क्ड
फॉर द फंड टू द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट डिनाइड। इन्होंने सरकार से पैसे की मांग की, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं भाई, उतना पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन इनमें पब्लिक सर्विस के लिए इतना डेडिकेशन था कि इन्होंने कहा इसका मतलब यह थोड़े है कि सरकार पैसा नहीं देगी तो रोड नहीं बनेगा, आई विल मेक श्योर कि रोड बनेगा। एंड इन्होंने क्राउड फंडिंग शुरू की, फेसबुक से, सोशल मीडिया से लोगों से पैसा मांगना शुरू किया और लोगों ने इनकी मदद की और इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि 100 किलोमीटर की वो सड़क बन गई बिना सरकार के हेल्प के। तो यह होता है डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज कि मैं अगर किसी अथॉरिटी के पोस्ट पे हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे ऊपर से हेल्प मिले या ना मिले, लोग मुझसे उम्मीद लगाए हैं तो मैं वो काम जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एंड ही डिड दिस। इनके इस काम से इन्होंने जो 100 किलोमीटर का रोड बनाया उसे कहा गया पीपल्स रोड। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। और इससे क्या हुआ? गवर्नेंस में प्रोबिटी सिक्योर हुआ। अगला है इंटेग्रिटी। आईएएस के.आर. नंदिनी, ये तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं एंड इन्होंने मनरेगा को इंप्लीमेंट किया था तमिलनाडु में। और जब ये इंप्लीमेंट कर रही थी तो इन्होंने देखा कि मनरेगा में क्या हो रहा है कि जो वहां के ब्लॉक और पंचायत स्तर के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं। मनरेगा का पैसा आ रहा है और वो बिना काम करवाए पैसा ले रहे हैं और लोगों को भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। लोग काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसे इन लोगों के खाते में आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मनरेगा का इंप्लीमेंटेशन तो अच्छे से सिक्योर किया है, साथ ही जो वेज थेफ्ट थी उसको भी क्या किया? एक्सपोज किया कि यहां पर मनरेगा के वेज की चोरी हो रही है, मनरेगा मजदूरी की चोरी हो रही है। और इस तरीके से इन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम किया, ईमानदारी के साथ। और इससे क्या सिक्योर हुआ? प्रोबिटी इन गवर्नेंस आया। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बेस होता है। अगर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहां पर करप्शन, मिसमैनेजमेंट हो सकता है। तो उस ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या किया? हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स के वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी सिक्योर हुआ। तो इससे क्या हुआ? फाइनली गवर्नेंस में प्रोबिटी आया कि कोई ऑफिसर कैसे काम कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, जो पब्लिक है वह उससे इंफॉर्मेशन मांग सकती है। तो इस तरीके से उसके डिसीजन मेकिंग में क्या आ गया? ट्रांसपेरेंसी आ गया। तो फाइनली इससे लोगों का इंपावरमेंट हुआ। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। इफ आई एम ऑन द पोस्ट आई विल बी अकाउंटेबल फॉर एनी मिसडूइंग्स। कोई भी अगर गलत होता है, मैं इस पद पर हूं तो मैं उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम, जब इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट मिशन फेल हुआ तो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं यह मेरी गलती है, और अपने सारे जो जूनियर्स थे उनको बचा लिया। तो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, कि उन्होंने क्या लिया? अकाउंटेबिलिटी लिया कि अगर मैं इसको लीड कर रहा हूं, यह फेल हुआ तो इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं। उसी तरीके से जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ तो उस समय के कैग हुआ करते थे विनोद राय। ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर स्कैम हो रहा है एंड मैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस स्कैम को, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि इस स्कैम को रिवील करूं। एंड इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को रिवील किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या सिक्योर करती हैं कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में प्रोबिटी आएंगी। फिर से बता देता हूं गवर्नेंस में प्रोबिटी के लिए क्या क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनेस्टी, डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज, इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सभी चीजें जब एक साथ गवर्नेंस में होंगी तब हम कहेंगे देयर इज प्रोबिटी इन गवर्नेंस। ओके, इस सीरीज में एक बात तो निश्चित है, आप लोगों ने अगर पीछे के हमारे वीडियोस देखे हैं तो एथिक्स में आप मास्टर हो चुके हैं। अगर आप लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं तो एथिक्स में आपको अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
वो आपके रीच से बाहर नहीं हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू मैक्सिमम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इट। सारे डेफिनेशन एग्जाम्पल्स आपको मैंने इतना दिया है कि इसके बाद आपको न तो एग्जाम्पल्स की कमी हो रही है, ना डेटा की, ना रिपोर्ट की, और ना ही कोई डेफिनेशन की समस्या हो रही है। तो बस लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए और बहुत बेस्ट तरीके से इस सीरीज में कंटिन्यू रहिए। ठीक है, मैं आपके एथिक्स के सारे प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए डेडिकेटेड हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि यस देयर इज प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस के लिए अभी तक जो भी हमने देखे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, उन सब के लिए कि वो अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी कहां से आएगी, तो दो तरीके से आ सकती है। या तो अगर इंडिविजुअल ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, या उसमें मतलब कि उसमें अगर अंदर से बचपन से ही उसमें एथिकल वैल्यूज दिए गए हैं, तब तो वो अपनी काम जिम्मेदारी से करेगा। लेकिन अगर बचपन में उसके अंदर एथिकल वैल्यूज नहीं दिए गए हैं, तब भी उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए कौन कौन सा ऐसा प्रोविजन है, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको फोर्स करती हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करे। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेस दोनों है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है कि हमारे लोगों को क्या होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए एंड इंटेग्रिटी होनी चाहिए। लोगों की इंटेग्रिटी की रक्षा करनी है, मतलब लोगों के सम्मान की, प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है। किसी को कोई आकर के थप्पड़ मार करके किसी के मान मर्यादा का हनन न कर दे। इक्वालिटी सिक्योर करनी है, कोई अपने आप को ज्यादा पावरफुल और कोई अपने आप को कमजोर न समझे, सभी अपने आप को इक्वल समझे। एंड जस्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस तीनों होने चाहिए। ये काम किसका है? प्रियम्बल कहता है कि यह सिक्योर करना किसका काम है? स्टेट का काम है। तो एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट, सिविल सर्वेंट मस्ट सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड इंटेग्रिटी। तो इसीलिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका दायित्व है कि वो क्या करें? लोगों को न्याय, जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, समानता, इंटेग्रिटी, प्रतिष्ठा, ये क्या करें? सिक्योर करें। ओके, तो प्रियम्बल कहता है ऐसा। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 311। यह क्या कहता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पद से आसानी से नहीं रिमूव किया जाएगा। उनको पद से हटाने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको आदेश देना पड़ेगा। बाकी और नीचे के किसी भी आदेश से सिविल सर्वेंट्स को नहीं हटाया जा सकता है। मतलब कि आपको आपके टेन्योर से सिक्योरिटी दी गई है कि आपको जल्दी कोई हटा नहीं सकता है। तो आपका टेन्योर सिक्योर है तो आप इंटेग्रिटी के साथ, प्रोबिटी के साथ काम करिए। ठीक है, आपको पावर दिया गया है, आपको सुरक्षा दी गई है, तो आप अपने दायित्व के साथ ईमानदार रहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इट इज फॉर सिटीजन्स। तो आप भी एज अ सिविल सर्वेंट भी आप इस कंट्री के क्या है? सिटीजन है। तो आपको भी उन फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। तो while considering your duties you have to follow fundamental duties also। आप अपना काम करते हुए इस मूल कर्तव्य का भी अपने जीवन में अनुपालन अवश्य करेंगे। यह कौन कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, देयर आर सम लीगल बेस ऑल्सो एंड इट इज फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या कहता है 1988 का? कि अगर कोई सिविल सर्वेंट या कोई भी करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। तो यह क्या कर रहा है? सिविल सर्वेंट को करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट होकर के काम करने के लिए फोर्स कर रहा है। नेक्स्ट वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, RTI एक्ट। यह क्या कर रहा है? सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल होकर के, ट्रांसपेरेंट होकर के काम करने के लिए फोर्स कर रहा है कि अगर आप अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो आपसे क्या मांगी जा सकती है? इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। और अगर गलत इंफॉर्मेशन दिया तो उसके लिए पनिशमेंट भी है। गलती किया तो उसके लिए जुडिशरी आपको पनिशमेंट दे सकती है, गवर्नमेंट भी आपको पनिशमेंट दे सकती है। तो RTI ने क्या सिक्योर किया है कि डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस रखो, ईमानदारी रखो।
नेक्स्ट वन इज लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ने क्या सिक्योर किया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ग्रुप डी, अगर इनमें कहीं भी कोई करप्शन करता है तो उनके अगेंस्ट सीधे हम लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं एंड लोकपाल उस पर एक्शन लेगा और आपको सजा दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ने क्या सिक्योर किया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गलती करता है तो उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस में कहीं भी करप्शन होता है, कोई भी मिस डूइंग होती है, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हुआ कोई भी कर्मचारी या अधिकारी विसिल ब्लोइंग कर सकता है, सीटी मार सकता है। मतलब कि उस करप्शन को लेकर के लोगों में आकर के बोल सकता है कि यस देयर इज करप्शन एंड ही इज करप्ट मैन, और जो ऐसा करेगा उसको क्या किया जाएगा, उसका प्रोटेक्शन सिक्योर किया जाएगा कि जिसने भी करप्शन को रिवील किया उसके साथ कुछ भी अन्याय ना हो, उसके साथ कोई रॉन्ग डूइंग न हो। इसको कौन सिक्योर करेगा, गवर्नमेंट सिक्योर करेगी। तो इससे भी क्या हुआ है, इससे भी ऑफिस में बैठ करके करप्शन करना मुश्किल हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ लीगल बेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेस हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स को क्या करते हैं कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में प्रोबिटी के साथ काम करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे नेचर को, इंडियननेस जो हमारे अंदर है, उस इंडियननेस में जो वीकनेसेस है उसको रिवील करते हैं। जैसे इन वेस्टर्न कंट्रीज इंक्रीजिंग इन पोस्ट इंक्रीजिंग इन कंप्लायंस ऑफ लॉ। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे लोग बड़े बड़े पदों पर जाते हैं वैसे वैसे वो अधिक लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ को मानते हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या है, ईस्टर्न कंट्रीज में क्या है, ईस्टर्न कंट्रीज में देखा गया है कि जो नीचे के पोस्ट पर होते हैं वो लॉ को अधिक मानते हैं और जैसे जैसे ऊपर के पोस्ट पर जाते हैं उतना लॉ ब्रेक करने लगते हैं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कानून मानते ही नहीं है, वो कानून से ऊपर चले जाते हैं। वो कुछ भी करते हैं, करप्शन करते हैं, अपराध करते हैं और उनको लगता है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में या जो स्टेट लेजिस्लेशन है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े करप्ट और आपराधिक किस्म के लोग बैठे हुए हैं, उन पर भारी भारी मुकदमे चल रहे हैं और उसके बाद भी वो वहाँ पर पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेशन में बैठे हुए हैं। तो यह एक अंतर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का एक वीडियो वायरल हुआ था पिछले कुछ वर्षों में कि वो रोड क्लीन कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था कि वो कार से कहीं जा रहे थे, संभवतः शायद चिप्स खा रहे थे और चिप्स का पैकेट उनके हाथ से छूट करके और रोड पर गिर गया। रोड पर गिर गया, कार, उन्होंने अपनी कार रुकवाई। सफाई कर्मी दौड़ता हुआ आ रहा था साफ करने, इन्होंने कहा रुको। सफाई कर्मी के हाथ से झाड़ू और पोछा लिया और खुद रोड पर जो कचरा इन्होंने किया था उस कचरे को खुद से साफ करके और रोड साफ किया। तो क्या दिखाता है कि बड़े पदों पे जैसे ही पहुंचते हैं लोग वेस्टर्न कंट्रीज में, वो क्या करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। वैसा ही एक केस हुआ था एक्स ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर की वाइफ के साथ। वो एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी एंड जब वो सफ़र कर रही थी तो उनका जब टिकट चेकर आया एंड जब उन्होंने टिकट चेक किया तो पता चला कि इनके पास जो टिकट है वो रॉन्ग ट्रेन की है, गलत ट्रेन की है। तो उस समय जो टोनी ब्लेयर थे उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की वाइफ अगर कहीं जाए और ट्रेन में टिकट ना हो, टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें ऐसे ही सारा एकदम वीआईपी क्लास का पास दे दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर टोनी ब्लेयर को टिकट खरीदना था, गलत टिकट ले लिया था उन्होंने एंड शी गेव द फाइन। उन्होंने क्या किया, फाइन दिया कि भाई हाँ मेरे से गलत टिकट आ गया है। तो ये दिखाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लॉ का कंप्लायंस क्या होता है, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ता जाता है उतने लोग लॉ का रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हमारे यहाँ सीधा उल्टा है। एक फेमस बुक है एशियन ड्रामा, बहुत फेमस बुक थी एंड गुरनार मिडल ने इसको लिखा है। उस
एशियन ड्रामा बुक में गुरनार मिडल ने इंडिया को एक वीक स्टेट बताया है, वीक नेशन बताया है कि भारत एक कमजोर देश है। ये 1950-60 के आसपास में इन्होंने बुक लिखी थी। तो उन्होंने वीक नेशन बताया और उसके लिए बताया कि क्यों वीक नेशन है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस, क्योंकि यहां गवर्नेंस में प्रोबिटी नहीं है, इसीलिए भारत क्या है, एक वीक नेशन है। जिस दिन यहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोबिटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने लगेंगे, इंडिया एक स्ट्रांग नेशन बन जाएगा। तो इंडिया को एक वीक नेशन बताया इन्होंने अपनी बुक में, और कारण क्या दिया कि यहां पर प्रोबिटी कम है। ये हमारे लिए क्या है, शर्म की बात है, फिर भी रियलिटी यही है। अब आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर लैक ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस। सेकेंड ARC ने बताया है कि हमारे देश में प्रोबिटी कम क्यों है। तो उसके लिए वो पहला रीजन जो बताते हैं सेकेंड ARC ने, वो बताया है कॉलोनियल लेगेसी, कि हमारे यहाँ जो कॉलोनियल लेगेसी चली आ रही है, हमारा जो सिविल सर्वेंट्स का जो मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल एज इट इज कंटिन्यू है। और ब्रिटिश काल में वो अपने आप को क्या समझते थे, अपने आप को बॉस समझते थे, सुपीरियर समझते थे, राजा समझते थे, और वही मेंटालिटी अभी भी कंटिन्यू है। तो सेकेंड ARC ने बताया है कि हमारे यहाँ लैकिंग ऑफ प्रोबिटी का कारण क्या है, कॉलोनियल लेगेसी, सॉरी। तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी सिविल सर्वेंट्स एकदम मानसिकता से हैं कि हम IAS बन गए, IPS बन गए तो अब हम राजा हो गए। तो इस मानसिकता को दूर करना होगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर लैकिंग ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC। सेकेंड वन इज वेलफेयर स्टेट। इंडिया जब आजाद हुआ तो उस समय आजादी के साथ ही हमने सोशलिस्ट मॉडल की ओर थोड़ा झुकाव दिखाया और मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, एंड प्राइवेट सेक्टर को इमर्ज नहीं होने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो प्राइवेट सेक्टर इमर्ज नहीं हुआ तो लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्टेट पर डिपेंड हो गए। स्टेट राशन की दुकानों के माध्यम से चीनी देगा, दाल देगा, चावल देगा, गेहूं देगा, कपड़ा भी देगा, पेट्रोल भी देगा, किरासन भी देगा, ये सारी चीजें स्टेट देता था। तो लोगों ने स्टेट को क्या मान लिया कि स्टेट क्या है, हमारा अन्नदाता है, हमारा जीवन चलाने वाला है, स्टेट ही भगवान है। तो जो वेलफेयर स्टेट का मॉडल हमारे यहां इमर्ज होके आया, उसने स्टेट को स्टेट नहीं रहने दिया, बल्कि स्टेट को क्या बना दिया, भगवान बना दिया, गॉड बना दिया। लोगों ने यह नहीं समझा कि स्टेट जो दे रहा है वह उन्हीं के टैक्स के पैसे से उनको दे रहा है, अलग से नहीं दे रहा है, अपने पैसे से कोई पॉलिटिशियन नहीं दे रहा है। लेकिन लोगों ने क्या किया, मान लिया कि हाँ हमें सारी सुविधाएं स्टेट दे रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को स्टेट ने इमर्ज नहीं होने दिया। प्राइवेट सेक्टर अगर इमर्ज होता तो वो मैन्युफैक्चरिंग होती, लोगों को रोजगार भी मिलता, और साथ ही प्रोडक्शन अगर हैवी होता तो प्राइस भी कम होते। तो लोग गरीब के गरीब रह गए, क्योंकि रोजगार नहीं मिला तो गरीब हो गए। तो सरकार पे डिपेंड है, सरकार की इच्छा से अनाज आता था तो उसी अनाज से उनका जीवन यापन चलता था। तो उन्होंने सरकार को भगवान मान लिया। तो सरकार को भगवान मान लिया तो जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, कौन, ब्यूरोक्रेट्स, वो कैसे हो गए उनके लिए, भगवान हो गए। तो ब्यूरोक्रेट्स के पास क्या हो गया, बहुत सारा पावर आ गया, क्योंकि लोगों के लिए सारा काम ब्यूरोक्रेट्स को करना है। तो ब्यूरोक्रेट्स के पास फंड भी खूब आया, सामान भी आया, तो इसने क्या बना दिया, ब्यूरोक्रेट्स को करप्ट बना दिया। बहुत अधिक पावर है, लोग भगवान की तरह पूजते हैं, और मेरे पास खूब पैसा आया है तो लोगों के लिए मैं भगवान हूं, पैसा भी खूब है, तो ईगो और करप्शन खूब अंदर भर गया। इसने भी क्या किया, हमारे यहां जो प्रोबिटी है उसको नष्ट कर दिया। और इसीलिए आप लोगों ने इंस्पेक्टर राज नाम का एक कंसेप्ट सुना होगा। इंस्पेक्टर राज मतलब छोटा से छोटा अधिकारी भी आता था और किसी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को धमका के चला जाता था, उनकी फैक्ट्री पर ताला मार के चला जाता था। इतना पावर हो गया था छोटे से छोटे अधिकारी का। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आज भी आप लोग देखते हैं बिहार में बड़े बड़े पुल ढह जाते हैं, बार बार ढह जाता है। मैंने एक क्लॉक टावर बनाया गया है वहां पे,
उसमें शायद 4 या 5 करोड़ की फंडिंग की गई है। 4 या 5 करोड़ से एक क्लॉक टावर बनाया था, मैंने एक वीडियो देखा था ऐसे ही। और वो क्लॉक टावर हार्डली 50,000 या हार्डली 50 से 60,000 रुपये में बना होगा। एक छोटा सा क्लॉक टावर बनाया गया था और उसके लिए 4 करोड़ रुपए लगभग डोनेट किए थे सरकार ने। तो समझो वो पैसा चला गया, पुल कोलैप्स कर गया, ब्रिज कोलैप्स कर गया। सॉरी, अभी हाल ही में एमपी में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया, बन रहा है तभी कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स कर गया? क्योंकि उसमें लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया। लो क्वालिटी का मटेरियल क्यों यूज किया गया? क्योंकि ठेकेदार जब उसको बनाने के लिए ठेका लेने गया तो सबका उसमें हिस्सा बटा हुआ है कि इतना परसेंट डीएम लेगा, इतना परसेंट ये अधिकारी लेगा। तो ठेकेदार को पैसा ही कम मिला, तो कम पैसे में कम जैसा बनाया, उसने भी अपना अपना प्रॉफिट देख लिया। तो लेकिन पुल कोलैप्स तो हो गया, लेकिन इसके लिए किसी को सजा नहीं मिली, किसी को दोष नहीं दिया गया। हाँ ठीक है, पुल कोलैप्स कर गया, किसका पैसा है? सरकार का पैसा है, मतलब पब्लिक का पैसा है। किसी ने लूट लिया। तो किसी भी सिविल सर्वेंट्स को आज तक भारत में आपने सुना है क्या कि सिविल सर्वेंट्स को करप्शन के लिए कोई बहुत बड़ी सजा दी गई हो? हमारे यहां कोई अकाउंटेबल ही नहीं है, चाहे कितना भी करप्शन हो जाए। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसने भी क्या किया है? प्रोबिटी को चुनौती दिया है। नेक्स्ट वन इज असिमेट्री ऑफ पावर अमंग सिटीजन्स। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके बीच पावर का भी अंतर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी निचले पायदान पे हैं, उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अपने सिविल राइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि काफी पावरफुल हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उनसे डरते हैं। जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट क्या करते हैं कि बात बात पे आरटीआई फाइल कर देते हैं, तो उनसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी डरते हैं। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कितने? 0.0001 होंगे। और बाकी जो 99% पॉपुलेशन है वो अपने बेसिक राइट से भी अपडेट नहीं है। तो वो लोगों के पास जो अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है, यह भी सिविल सर्वेंट्स को क्या बना देता है? पावरफुल बना देता है और प्रोबिटी उनमें कम हो जाती है। नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट्स ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ऊपर से पॉलिटिकल बॉस का फोन आ जाता है कि यह जो ठेका है मेरे भाई को मिलना चाहिए, मेरे यहाँ से सड़क जानी चाहिए, इतना पैसा तुम्हें दिया जा रहा है, उसमें इतना % मेरा हिस्सा होना चाहिए, यह अपराधी है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है। तो ये जो ऊपर से कॉल आ जाता है पॉलिटिकल बॉस का, यह भी क्या कर देता है? जो गवर्नेंस में प्रोबिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड नेक्स्ट कम्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत जगह पर्सनल इंटरेस्ट बहुत भारी पड़ जाता है। सरकार का पैसा आया हुआ है, अभी पर्सनल जरूरत है, तो क्या किया? सरकार का पैसा अपने पर्सनल जरूरत के लिए खर्च कर लिया। कहेंगे बाद में देखेंगे, पैसा तो मेरे पास आया ना, मैंने आई एम डीएम ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं मैं, मेरे पास पैसा आया है, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिया क्योंकि जरूरत थी, बाद में देखूंगा पब्लिक वेलफेयर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट को जो प्रेफरेंस दे देते हैं सिविल सर्वेंट्स, यह भी क्या है? प्रोबिटी के लैकनेस का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये सभी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि हमारे देश में जो प्रोबिटी है वह कंप्रोमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC। ठीक है, अब आते हैं कि यस कंप्रोमाइज तो हो गया, लेकिन अब इसको स्ट्रेंथन कैसे करें, मजबूत कैसे करें? तो देखो, अगर इंसान अच्छा होगा तो वह IAS अधिकारी भी अच्छा बनेगा। इंसान ही अगर बुरा होगा, नेचर से करप्ट होगा, नेचर से पैट्रियार्कल होगा, मिसोजिनिस्ट होगा, तो वह सिविल सर्वेंट भी वैसा ही बनेगा। तो इसीलिए अगर हमें प्रोबिटी सिक्योर करनी है गवर्नेंस में, तो एक इंसान को बेहतर करना होगा। तो इंसान 2 तरीके से बेहतर होगा, एक कि जब उसका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा हो, उसका लालन पालन बहुत अच्छा हुआ हो, और दूसरा उसे गलती करने पर दंड का भय हो। तो इसीलिए
अगर प्रोबेबिलिटी को स्ट्रेंथ करना है तो हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों स्तर पर काम करना होगा। जैसे पहला है वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज किसकी अच्छी होगी? जो इंसान अच्छा है, जिसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, जो मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वह अपने अंतरात्मा को रिस्पेक्ट देगा। जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसकी अंतरात्मा भी मर चुकी होती है। तो यहां पर वॉइस ऑफ कंसाइंस अगर जगी हुई है, मतलब कि फैमिली में अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, तो वह आगे अच्छा ऑफिसर बनेगा। तो ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जिनकी वॉइस ऑफ कंसाइंस को भी जगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको जगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उनको एथिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, मोरल माहौल वैसा दिया जाना चाहिए ताकि वह एथिकली उनका कंसाइंस जग सके। नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जो सिविल सर्वेंट हैं उनको इमोशनल इंटेलिजेंट बनाया जाए कि वह अपनी भावनाओं को और दूसरे की भावनाओं को समझ सके और दूसरे की भावनाओं का रिस्पेक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट कम्स मैनेजमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज एंड इमोशंस। एंड सिविल सर्वेंट्स में क्या होना चाहिए? जो मोरल वैल्यूज हैं और जो उनकी अपनी भावनाएं हैं उसको क्या करें? कंट्रोल करें। लोग अगर चिल्ला रहे हैं उस पर, उसके खिलाफ अगर नारा लगा रहे हैं, तो यह भी गुस्से में आकर के लाठीचार्ज का ऑर्डर न दे दे। क्या करें? अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, लोगों के बीच में जाए, उनकी परेशानियों पर बात करें, उनकी परेशानियों को समझे। ठीक है, तो अंदर से ये सब चीजें बेटर करनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स एक्सटर्नल फोर्सेस। ई गवर्नेंस, जितना ई गवर्नेंस प्रमोट होगा उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड प्रोबिटी भी बढ़ती चली जाएगी। एंड डिजिटल मॉनिटरिंग, कोई भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके काम की डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा है, एक न्यूज बहुत वायरल हो रही है कि हाल ही में यहां पर जब कर्तव्य पथ पर जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के साथ साथ बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो वहां पर उनकी नई नई बिल्डिंग बन रही है। तो अब जो बिल्डिंग बन रही है उसमें पहले केबिन बनते थे, बंद केबिन, और वहां पर सेक्रेटरी लोग बंद केबिन में बैठते थे। लेकिन अब जो बिल्डिंग बनी है उसमें क्या कर दिया गया है? केबिन तो बने हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब उनमें दीवारें नहीं लगाई गई हैं, बस सिर्फ शीशा लगा दिया गया है। अब आप अंदर ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। इस पर जो हमारे सिविल सर्वेंट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने काम करने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम कैसे काम कर पाएंगे, सब कोई हमें देख रहा होगा। ये बड़े शर्म की बात है कि भाई आपको छुप के काम क्यों करने हैं। तो ये उनके अंदर था कि भाई हम काम तो करना नहीं होता है। तो जैसे ही सरकार ने ऐसी बिल्डिंग बनवाई कि सबका काम दिखने लगेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, तो उनके अंदर से विरोध की भावना आने लगी। ठीक है, तो ये दिखाता है कि डिजिटल मॉनिटरिंग करो, सीसीटीवी लगाओ, ताकि अगर सिविल सर्वेंट्स कोई ब्यूरोक्रेट्स है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, अपने डिस्ट्रिक्ट केबिन में बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है यह दिखना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो भी वह ईमानदारी से काम करेगा। नेक्स्ट कम्स सोशल ऑडिट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो अगर इंप्लीमेंट हो रही हैं तो उसकी सोशल ऑडिट होनी चाहिए। लोग खुद उस स्कीम के बारे में अपना ओपिनियन बताएं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम हुआ है कि बुरा काम हुआ है। तो जब सोशल ऑडिट होगा तो सिविल सर्वेंट्स पर प्रेशर बढ़ेगा कि ईमानदारी से काम करो। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोग खुद गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए सरकार लोगों से ओपिनियन मांगे, सिविल सर्वेंट्स लोगों से राय मांगे और लोग अपना ओपिनियन दें। तो उसके अकॉर्डिंग अगर काम होगा, लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ काम होगा, तो सिविल सर्वेंट्स को वो जो पावर का जो ईगो है वह कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आरटीआई एंड वर्क कल्चर। ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर ले आओ। अभी तक क्लोज सिस्टम में काम करते थे, अब इनको ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम करने के लिए फोर्स करो। तो ऐसा किया गया है, तो वर्क कल्चर बेहतर बनाओ। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए फोर्स करो कि इस ऑफिस में आपको किस तरीके से क्या क्या आचरण करने हैं, वैसा ही आपको करना होगा। इसके लिए सिविल सर्वेंट्स को फोर्स करो। साथ ही उनका कोड ऑफ एथिक्स कि क्या क्या आपको करना चाहिए वह भी बताओ कि आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तो सिविल सर्वेंट्स क्या होंगे? प्रोबिटी को फॉलो करने लगेंगे। ठीक है,
अब आते हैं, विंस्टन चर्चिल का एक फेमस स्टेटमेंट है, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, ग्रेट सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्राइस देनी होगी। एंड व्हाट इज द प्राइस? दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन गए। ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एक्शन व्हाट ही डिड। उन्होंने उन सभी काम की जिम्मेदारी ली जो उन्होंने किए, चाहे वो गलत हुए या सही हुए, उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि हाँ मैं यहां पर असफल रहा। तो वो आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप ग्रेट बनेंगे। एंड प्लेटो का एक स्टेटमेंट है कि द मेजर ऑफ अ मैन इज व्हाट ही डज विथ पावर। किसी भी व्यक्ति का अगर मूल्यांकन करना हो तो देखो कि वह शक्ति मिलने पर क्या करता है। अगर वह शक्ति मिलने पर, जैसे राम और रावण, राम जी को शक्ति मिली तो उन्होंने नैतिक आचरण किया, रावण को शक्ति मिली तो उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो यही क्या है? रियल मेजरमेंट है कि रावण इंसान बुरा था, बस जब तक उसके पास पावर नहीं था तब तक वह अपने आप को अच्छा शो करता था कि मैं शिव का भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन अंदर से वो करप्ट था। लेकिन जैसे ही पावर मिला, अंदर का उसका जो रियल नेचर था वो सामने आ गया। जबकि भगवान राम अच्छे थे, तो जंगल में टहल रहे थे तब भी अच्छे थे, पावरफुल हुए तब भी अच्छे रहे। तो ये एक इंसान का जजमेंट होता है। तो यही ब्यूरोक्रेट्स को भी, कि वो पावर मिलने के बाद ब्यूरोक्रेट्स कैसा होता है, यही उसका रियल जजमेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक को पूरा डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।